הודעתי היום आज मैंने प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को इस्तीफा भेज दिया है। 6 मार्च को अपना कार्यकाल खत्म कर लूंगा। जंग के पहले दिन मैं हालात को ठीक तरह से नहीं समझ सका। मैंने 7 अक्टूबर 2023 को नागरिकों की सुरक्षा में आईडीएफ की नाकामी की पूरी जिम्मेदारी ली है। וברור את אחריותי ये थे इजरायली सेना के मुखिया हर्जी हलेवी, जिन्होंने 21 जनवरी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हलेवी ने कहा, मैं आर्मी चीफ रहते हुए 7 अक्टूबर 2023 को हमास का हमला विफल नहीं कर पाया। ये मेरी नाकामी है, इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। 7 अक्टूबर से शुरू हुई जंग को 15 महीने बीत चुके हैं। इसी साल 15 जनवरी को दोनों पक्षों ने युद्ध विराम की शर्तें कबूल भी कर ली हैं। इन 15 महीनों में इजराइल से कई इस्तीफे आए, लेकिन ये इस्तीफा सबसे बड़ा था। इस खबर पर आगे विस्तार से बात करेंगे, पर उससे पहले पड़ोसी देश बांग्लादेश से एक खबर आई है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के लॉ एडवाइजर हैं आसिफ नजरुल। 21 जनवरी को उन्होंने कहा कि हमने भारत को शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए एक पत्र लिखा है। अगर भारत शेख हसीना को वापस बांग्लादेश नहीं भेजता है तो ये प्रत्यर्पण संधि का उल्लंघन होगा। लेकिन बात यही नहीं रुकी। आसिफ आगे बोले कि अगर ये मुद्दा ऐसे नहीं सुलझा तो हम इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाएंगे। सनद रहे, बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पिछले साल 5 अगस्त से भारत में ही हैं। बांग्लादेश के कई नेता उनके प्रत्यर्पण की मांग कर चुके हैं। वहां की अंतरिम सरकार ने भी ये मांग की है, मगर इस बार मांग ना पूरा की जाने की स्थिति में मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने की धमकी दी गई है। तो आज के शो में हम जानेंगे, बांग्लादेश शेख हसीना का प्रत्यर्पण क्यों चाहता है, क्या भारत शेख हसीना को वापस भेजेगा, और जानेंगे दोनों देश के बीच कौन सी प्रत्यर्पण संधि है। नमस्ते, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं द लंदन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज चर्चा बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की। Brought to you by Sensodyne K and ITIL। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन, तो लाइफ का करंट ऑन, कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। सबसे पहले बैकग्राउंड बता देते हैं ताकि आगे की कहानी आसानी से समझ आ सके। जून 2024 को बांग्लादेश में छात्रों ने शेख हसीना के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किए। बांग्लादेश की सरकार एक कोटा सिस्टम लेकर आई थी। इसके तहत सरकारी नौकरियों में 56% सीटें आरक्षित थीं। छात्र इसी का विरोध कर रहे थे। 15 जुलाई को शेख हसीना की पार्टी के छात्र संगठन ने प्रदर्शनकारियों पर हमला कर दिया। ढाका यूनिवर्सिटी में हिंसा भड़की और फिर फैलती चली गई। इस हिंसा में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इसके बाद हिंसा नहीं रुकी। जुलाई महीने के आखिर तक सरकार ने डरा धमकाकर कुछ जगहों पर प्रदर्शन को चलने की कोशिश की। कुछ जगह पर कामयाबी मिली, लेकिन 4 अगस्त को छात्र गुटों ने दोबारा प्रोटेस्ट शुरू किया। इस दिन फिर पुलिस वालों ने छात्रों पर गोलियां चलाईं। बांग्लादेशी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक केवल 4 अगस्त के दिन 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। कई जगहों पर पुलिस वालों और आवामी लीग के नेताओं की भी हत्या हुई। दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने भी हिंसा की। फिर 5 अगस्त को घटनाक्रम तेजी से बदला। छात्रों के प्रदर्शन में कई और गुट शामिल हो गए। उन्होंने ढाका मार्च का ऐलान किया। फौज ने कहा, हम आम जनता के साथ हैं। पुलिस ने कहीं भी प्रोटेस्टर्स को रोकने की कोशिश नहीं की। जब ये साफ हो गया कि शेख हसीना के लिए प्रधानमंत्री आवास में बने रहना मुश्किल होगा, उनको इस्तीफा देकर निकलने का फैसला लेना पड़ा। इसके बाद शेख हसीना प्लेन में बैठकर भारत आ गईं और तब से लेकर अभी तक वो भारत में ही हैं। शेख हसीना के भारत भागने के बाद वहां की ट्राइब्यूनल ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया। उन पर छात्रों की हत्या के आरोप लगे। बांग्लादेश की जिस ट्राइब्यूनल में केस गया था वो इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ICT था। ये बनाया गया था 1971 की जंग में शामिल लोगों को सजा देने के लिए। शेख हसीना की सदारत में ही बना था ये ट्राइब्यूनल। बहरहाल शेख हसीना तो भारत में थीं। गिरफ्तारी के लिए पहले उन्हें बांग्लादेश वापस लाना था। इसके लिए शुरू हुई प्रत्यर्पण की मांग। सितंबर अक्टूबर महीने तक तो बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी के नेता इसकी मांग करते रहे। फिर 24 दिसंबर को खबर आई कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने एक आधिकारिक पत्र भारत सरकार को भेज दिया है। अब तक इस पर भारत का जवाब नहीं आया है, लेकिन 21 जनवरी को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के लॉ एडवाइजर ने मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने की धमकी दे दी है। हमने जानकार से पूछा, बांग्लादेश की धमकी के क्या मायने हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने से क्या मुराद है यहाँ, क्या वो ये मामला किसी इंटरनेशनल कोर्ट में भी ले जाएंगे?
देखिए, इसके 3 पहलू हो सकते हैं। पहली बात की जो प्रत्यार्पण संधि हुई है वो बायलैटरल द्विपक्षीय है। तो द्विपक्षीय जब संधि होती है तो उसका वायलेशन किसी भी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कहीं पर भी नहीं जा सकता। आप इस बात को यूएन में उठा सकते हैं, लेकिन ये बात जानते हैं, पूरा अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी ये बात जानती है कि ये राजनीतिक मुद्दा है और राजनीतिक असाइलम शेख हसीना को दिया गया है। किसी को प्रत्यार्पण करके उसको फांसी देना कहीं से भी, कोई भी, किसी भी नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। तो निश्चित रूप से बांग्लादेश इसको बनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उनके समर्थन में पाकिस्तान के अलावा आज कोई नहीं आएगा। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था वो चला गया, अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ गया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी तरीके से बांग्लादेश पे जिस तरीके का अत्याचार लिबरल, डेमोक्रेटिक, सेकुलर और अल्पसंख्यकों के ऊपर हुए हैं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस बात के लिए अवेयर है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सभ्य समाज इस तरीके के डिमांड का समर्थन करेगा। भारत और बांग्लादेश के अच्छे रिश्ते होने का एक बड़ा श्रेय शेख हसीना को भी जाता है। ऐसे में जब बांग्लादेश में उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला हुआ है, क्या भारत उन्हें बांग्लादेश वापस भेजेगा? भारत और बांग्लादेश के जो संबंध है, एक बहुत ही, देयर आर कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसीज बिटवीन द टू कंट्रीज, और ये बात बांग्लादेश जानता है और बांग्लादेश के लोग जानते हैं कि जब तक भारत के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, वहां पर जो लिबरल, डेमोक्रेटिक, सेकुलर फोर्सेज हैं जो शेख हसीना के नेतृत्व, अवामी लीग के नेतृत्व में वहां पर सत्ता में रही है, वो मजबूत होती रहेगी। तो निश्चित रूप से जो एंटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, एंटी हसीना कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्लाम की राजनीति कर रहे हैं और वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए एंटी इंडिया पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कल्टीवेट कर रहे हैं। और उसमें ना केवल उनकी बांग्लादेश के इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ही, बाहर के जो बाहरी ताकतें हैं, जिसमें खासकर पाकिस्तान की तरफ इशारा करूंगा, उनका भी मकसद होता है कि एंटी इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को वहां पे मजबूत किया जाए। अब जानते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच की प्रत्यर्पण संधि की कहानी। दोनों देशों ने 2013 में ही ये संधि साइन कर ली थी। इसके तहत अगर एक देश की अदालत किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित कर देती है और वो व्यक्ति प्रत्यर्पण के योग्य अपराध का दोषी पाया जाता है, तो दूसरे देश को उस व्यक्ति का प्रत्यर्पण करना होगा। ये इस संधि का सीधा सा नियम है, पर इसमें एक पेंच भी है। पेंच ये कि जिस अपराध के लिए अपराधी को प्रत्यर्पित किया जा रहा है वो दोनों देशों में दंडनीय हो। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोई देश प्रत्यर्पण के लिए मना कर सकता है? जवाब है हाँ। अगर उस व्यक्ति का अपराध राजनीतिक प्रवृत्ति का है तो कोई भी देश प्रत्यर्पण के लिए मना कर सकता है। इसके अलावा भी संधि के नियम कहते हैं कि प्रत्यर्पण का फैसला लेने के लिए दोनों देश आजाद हैं। बांग्लादेश और भारत के बीच कब प्रत्यर्पण हुआ है? 2015 में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा के नेता अनूप चेतिया को बांग्लादेश से भारत लाया गया था। उल्फा को भारत ने एक आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। भारत ने भी बांग्लादेश के कुछ भगोड़ों को वापस प्रत्यर्पित किया है। जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के सदस्य असम और पश्चिम बंगाल में छिपे रहते हैं। उनकी भी बांग्लादेश ने पहले मांग की हुई थी। हमने जानकार से पूछा, क्या भारत मौजूदा प्रत्यर्पण संधि के तहत शेख हसीना को वापस भेजने के लिए बाध्य है? आर्टिकल 6 की मैं बात कर रहा हूँ। अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड कोई केस है और उनके ऊपर जिस तरीके के एफआईआर्स हुई हैं और जो एक तरीके से जेनोसाइड के रूप में उसको दिखाया गया है, ना केवल शेख हसीना पे, बाकी जो अवामी लीग के लीडर्स थे उनके ऊपर भी इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं। और भारत और अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी इस बात को बखूबी जानती है कि ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं और इनको ध्यान में रखते हुए और केस की मेरिट को देखते हुए और एक नेचुरल जस्टिस को, ड्यू प्रोसेस को देखते हुए भारत इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि शेख हसीना को बांग्लादेश को प्रत्यार्पण किया जाए। बांग्लादेश की खबर यहीं तक। अब चलते हैं इजराइल। जैसा हमने शुरू में बताया, इजरायली आर्मी के चीफ हर्जी हलेवी ने इस्तीफा दे दिया है। 6 मार्च 2025 को हलेवी ये पद छोड़ देंगे, जबकि उनके कार्यकाल खत्म होने में अभी 10 महीने का वक्त बचा था। इजराइल में पिछले 17 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी आईडीएफ चीफ ने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया हो। इस्तीफा देने के बाद वो क्या बोले, सुनिए। आज मैंने प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को इस्तीफा भेज दिया है। 6 मार्च को अपना कार्यकाल खत्म कर लूंगा। जंग के पहले दिन मैं हालात को ठीक तरह से नहीं समझ सका। मैंने 7 अक्टूबर 2023 को नागरिकों की सुरक्षा में आईडीएफ की नाकामी की पूरी जिम्मेदारी ली है।
हम अपने मिशन में असफल हुए। मैं 7 अक्टूबर से ही इस हमले की जिम्मेदारी ले रहा हूं और जिंदगी भर लूंगा। मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, किसी ने कोई जानकारी नहीं छिपाई, किसी को नहीं पता था कि क्या होने वाला है, किसी ने दुश्मन की मदद नहीं की है। לשארית חיי. वीडियो बयान के अलावा हलेवी का रेजिग्नेशन लेटर भी खबरों में है। उन्होंने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज को ये लेटर लिखा है। पॉइंट्स में इसकी कुछ बातें आपको बता देते हैं। 7 अक्टूबर को देश की हिफाजत करने में हम असफल रहे। उस दिन की भयावह यादें उम्र भर मेरे साथ रहेंगी। हलेवी ने पत्र में आईडीएफ की हालिया सफलताओं का भी जिक्र किया। इसमें लेबनान में हिजबुल्लाह को कमजोर करना, सीरिया में असद सरकार के गिरने के बाद की कार्रवाई, ईरान के एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को कमजोर करना और हमास को सीज फायर के लिए मजबूर करना शामिल है। हलेवी ने कहा कि उनके कार्यकाल में आईडीएफ वेस्ट बैंक में आतंकवाद पर काफी हद तक काबू पाने में कामयाब रहा। इससे सेना को हमास और हिजबुल्लाह पर फोकस करने की सहूलियत मिली। हलेवी ने आखिर में यह भी लिखा कि लड़ाई अभी लंबी है। गजा पर हमास के कंट्रोल को खत्म करना है और बाकी 94 बंधकों को वापस भी लाना है। इजराइल के दक्षिणपंथी धड़े की तरफ से हलेवी की आलोचना भी होती रही है। वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच भी 7 अक्टूबर वाले हमले के लिए हलेवी को जिम्मेदार बता चुके हैं। इसलिए कहा जा रहा था कि नेतन्याहू पर भी हलेवी को हटाने का दबाव बढ़ रहा था। इस मामले पर जेरूसलम पोस्ट ने एक रिपोर्ट शाया की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल नेतन्याहू से मतभेद के चलते योआव गैलेंट ने रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद नेतन्याहू ने अपने करीबी इजराइल काट्ज को यह पद दिया था। जेरूसलम पोस्ट की माने तो नेतन्याहू काट्ज के सहारे सेना प्रमुख हलेवी पर इस्तीफे के लिए दबाव बना रहे थे। इस मामले को विस्तार से समझने के लिए हमने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार मोहसिन रजा से बात की। उनसे पूछा, सेना प्रमुख ने खुद से इस्तीफा दिया है या उन्हें इस्तीफा दिलवाया गया है? इजरायली डिफेंस फोर्स में एक बहुत पुरानी प्रथा है कि जब कोई गलती होती है या कोई कांड होता है तो लोग अपना रेजिग्नेशन देते हैं। सिर्फ इजरायली डिफेंस फोर्स में नहीं बल्कि शिन बेत में जो उनकी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है, मोसाद जो उनकी बाहर की सिक्योरिटी के लिए है, और प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर सब अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अपनी जिम्मेदारी उठाते हैं और देते हैं। तो ऐसी कोई बात ऐसी नहीं है कि इन्होंने सिर्फ प्रेशर में आके किया है। प्रेशर तो इनके ऊपर था। अंदर की रिपोर्ट्स ये हैं कि नेतन्याहू चाहते थे कि ये रिजाइन कर दें, पर नेतन्याहू का पूरा करियर ही झूठ पे बसा हुआ है, तो वो ये चाहेंगे, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। पिछले साल अप्रैल की बात है शायद कि इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ ने भी रिजाइन कर दिया था और उन्होंने रिजाइन करते वक्त ये कहा था कि इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन हो कि अक्टूबर 7 का ये कांड कैसे हुआ। यानी कि सिर्फ फोर्सेस का नहीं हो इन्वेस्टिगेशन, सिर्फ इंटेलिजेंस सिक्योरिटी का नहीं हो, बल्कि सरकार का भी हो। हलेवी की जगह कौन ले सकता है? 2 नामों की सबसे ज्यादा चर्चा है। पहले हैं जनरल इयाल जामिर, ये रक्षा विभाग के डायरेक्टर हैं। इससे पहले डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ भी रह चुके हैं। जामिर 2 बार सेना प्रमुख बनते बनते रह गए थे। दूसरे हैं आईडीएफ के नॉर्दर्न कमांड के प्रमुख मेजर जनरल ओरी गॉर्डन। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि अगले आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ के लिए इंटरव्यू आने वाले दिनों में शुरू होगा। बहरहाल ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी भारत अमेरिका संबंधों से जुड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले चुके हैं। इस बीच खबरें आ रही हैं कि अमेरिका में मौजूद करीबन 18,000 अवैध भारतीयों को वापस भारत भेजा जा सकता है। अमेरिका के नए नवेले विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के से अवैध प्रवास के मुद्दे पर चर्चा करने की बात कही है। खबरें हैं कि भारत सरकार इन अवैध प्रवासियों को वापस लाने की भी तैयारी कर रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने करीबन 18,000 अवैध भारतीयों की पहचान कर ली है जिन्हें वापस भेजा जाना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत इन अवैध प्रवासियों को वेरीफाई करेगा और फिर उन्हें वापस भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू होगी। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इन अवैध प्रवासियों की संख्या 18,000 से ज्यादा भी हो सकती है। ट्रंप लगातार दूसरे देशों पर व्यापार टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत नहीं चाहता कि उस पर इस तरह के टैरिफ लगाए जाएं, इसलिए अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर वो ट्रंप प्रशासन का सहयोग करने के लिए तैयार है। दूसरी सुर्खी फिलिस्तीन से जुड़ी है। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के जेनिन इलाके में ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ये वेस्ट बैंक का एक रिफ्यूजी कैंप है। नेतन्याहू दावा कर रहे हैं कि यहाँ आतंकियों ने
अड्डा बना लिया है। कुछ दिन पहले फिलिस्तीनी अथॉरिटी PA ने भी यहाँ ऑपरेशन चलाया था। इजराइल आरोप लगाता है कि ईरान जेनिन में पैसा और हथियार लड़ाकों तक पहुंचाता है। हालिया इजरायली ऑपरेशन में अब तक 10 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इजराइल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने कहा है कि ये ऑपरेशन इजरायली सेटलमेंट्स और सेटलर्स की हिफाजत के लिए है। दरअसल वेस्ट बैंक में इजराइल की 250 से ज़्यादा अवैध बस्तियां हैं। इनमें लाखों यहूदी रहते हैं। इन बस्तियों को सेटलमेंट्स कहते हैं और इनमें रहने वाले लोगों को सेटलर्स। बेजलेल ने डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले का स्वागत भी किया। राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल से जुड़े एक आदेश पर साइन किया। इसके तहत इजरायली सेटलर्स पर से सारे प्रतिबंध हटा दिए गए। ये प्रतिबंध जो बाइडेन सरकार ने लगाए थे। बेजलेल ने कहा कि वो नई अमेरिकी सरकार के साथ मिलकर सेटलमेंट्स को बढ़ाने के लिए काम करने को उत्सुक हैं। इजराइल हमास सीज फायर से जुड़े क्या अपडेट्स हैं? हमास 4 और बंधकों को रिहा करने वाला है। ये चारों महिलाएं हैं। इनके बदले इजराइल फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। ये सब कुछ 25 जनवरी को होगा। हमास ने रिहा किए जाने वाले बंधकों का नाम नहीं बताया है, जबकि सीज फायर डील में ये समझौता हुआ था कि हमास बंधकों की रिहाई के 24 घंटे पहले उनके नाम का खुलासा करेगा। इसके पहले हमास ने 19 जनवरी को 3 महिला बंधकों को रिहा किया था, तब भी उसने नाम नहीं बताया था। सीज फायर डील के पहले फेज में 33 बंधकों की रिहाई होनी थी। इनमें से 7 महिलाएं हैं। इनमें 2 सिविलियंस और 5 इजरायली सैनिक हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के रिपोर्ट के मुताबिक एक महिला बंधक के बदले इजराइल 50 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। 20 जनवरी को इजराइल ने 3 महिला बंधकों के बदले 90 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया था। अगली सुर्खी तुर्की से है। 20 और 21 जनवरी की दरमियानी रात तुर्की के एक स्की रिजॉर्ट में आग लग गई। यह हादसा बोलू शहर के 12 मंजिला होटल में हुआ है। आधे घंटे में यह होटल जलकर खाक हो गया। इसमें कुल 76 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हैं। आग लगने के बाद हालात ऐसे हो गए कि कई लोगों को होटल की खिड़की से ही बाहर कूदना पड़ा। कूदने के कारण भी 2 लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रपति तैयब रेसेप एर्दोगान ने 22 जनवरी को एक दिन का राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। आग लगने की वजहों की जांच चल रही है। इसमें 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दुनिया का एक और इलाका इस वक्त आग की चपेट में है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य का लॉस एंजलिस शहर। हम कई एपिसोड्स में इस आग के बारे में विस्तार से बात कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाते जाते वहां के भी अपडेट सुनते जाइए। वेदर फोरकास्ट में यहाँ बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। फोरकास्ट के मुताबिक 24 जनवरी और 25 जनवरी को दक्षिणी कैलिफोर्निया में बारिश हो सकती है। हालांकि बारिश की खबर के पिछले दिन इस शहर के हालात और भी बदतर हो गए थे। तेज हवाएं फिर से शुरू हो गई थी और जगह जगह पर छोटी ही सही पर नई आग फैलने की खबरें आईं। इस बीच पहले से ही जारी रेड फ्लैग वार्निंग को 23 जनवरी की रात तक बढ़ा दिया गया है। अब तक कुल 28 लोगों के मारे जाने की खबर है। दिन भर की अन्य खबरों के लिए रुख करते हैं न्यूज रूम का। आज के दुनियादारी में खबरों का सिलसिला यहीं तक। जाते जाते एक जरूरी सूचना। द लंदन टॉप पर 26 जनवरी से शुरू हो रहा है विशुद्ध मिडिल क्लास बकैती का सस्ता सुंदर काम चलाऊ शो, जिसका नाम है मध्यम वर्गीय। हर रविवार दोपहर 1 बजे आने वाले इस शो में होंगी मिडिल क्लास के आचार विचार, जुगाड़, जिम्मेदारी, रिश्तेदारी के साथ चालाकियों, नादानियों, परेशानियों की बातें। आपके मजे का प्रबंध खास है क्योंकि मिडिल क्लास में क्लास है। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। शुक्रिया, शुभ रात्रि।